Hello student. Today we discuss about the sharpness of resonance in the Fabry-Perot interferometer. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस इन द Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर। Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर का वर्किंग क्या है, विजिबिलिटी का कंडीशन क्या है, फ्रिंज कैसी बनती है, ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। अब इस लेक्चर में ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इसका शार्पनेस किस पर डिपेंड करेगा, कैसे बढ़ेगा घटेगा। तो एक कंटेंट लेते हैं हम लोग, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस इन Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वर्किंग के बाद ये एक्सप्लेन करते हैं। तो एक टर्म आएगा शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस इन FPI, Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर। यह इसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर। तो इसको समझने के लिए हम लोगों के पास Fabry-Perot मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और इस प्रिंसिपल के लिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला मिला है। वह फार्मूला क्या बताता है, इसको हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। तो देखिए, एक टर्म यहाँ पर लिया जाएगा इन द FPI, इंटेंसिटी वेरिएशन फार्मूला इज, इंटेंसिटी वेरिएशन फार्मूला था A² T² / 1 + 4R1 - R का होल स्क्वायर sin²δ/2। ये टर्म मिला था इसमें, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, जिसको कहा गया था A² T² / 1 + F sin²δ/2, where F = वैल्यू था 4R² / 1 - R का होल स्क्वायर, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ हाइनेस, कोफिशिएंट ऑफ हाइनेस एंड represents the fine structure of fringes, structure of fringes, and also decide the sharpness of resonance। तो देखिए, इसमें जो टर्म है, रिफ्लेक्शन का फैक्टर जितना है
रिफ्लेक्शन बढ़ाने घटाने से जो फ्रिंज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये बदलता है, चेंज होता है। तो रिफ्लेक्शन का जो टर्म है इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फाइनेसे। फाइन मतलब सुंदर, अच्छा। तो फाइनेसे कहा गया है इसको। फाइन है, शार्पनेस है। तो यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर में फ्रिंज को ऑब्जर्व करने के लिए ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही पता चलता है कि फ्रिंज की शार्पनेस या रिजोल्यूशन, मतलब दो क्लोज्ड फ्रिंज या स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रल लाइंस या ऑब्जेक्ट्स कैसे रिजॉल्व होंगे, उनको अलग अलग करके कैसे देखा जाएगा, तो वही होता है शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस या रिजॉल्विंग पावर। तो रिफ्लेक्शन का टर्म पीछे हम लोग पढ़े लेक्चर में कि विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आर रिस्पॉन्सिबल है। आर यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट टर्म है और टी ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट टर्म है। तो आर की वैल्यू बदलने से ये 4R होता है केवल। तो इसको बदलने से यहाँ पर शार्पनेस कैसे बदलता है ये हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ फाइनेस है, एक नाम दिया गया है फाइबरी पेराट इंटरफेरोमीटर में, और यही डिसाइड करता है कि फ्रिंज की शार्पनेस क्या होगी। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। इसमें आएगा जैसे F इक्वल टू आ गया हमारा 4R अपान 1 माइनस R का होल स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ फाइनेस है, जितना बढ़ेगा उतना ही रिजोनेंस बढ़ेगा। तो इसमें हम लोग लेंगे फॉर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R इक्वल टू 0.4, 0.6, 0.8, इसी तरह कुछ भी ले लिया जाए, रिफ्लेक्शन की अमाउंट है ये इतना। तो अगर रिफ्लेक्शन का अमाउंट टोटल वेव का मान लीजिए 40%, 60%, 80% रिफ्लेक्ट करा लिया जाए, तो उस वही ये बताता है फिजिकली कि क्या इसमें मीनिंग है। तो इस कंडीशन में F और 0.4 लिया जाएगा, तो ये होगा 4 इंटू 0.4 अपान 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर ये आता है 4.5। अगर F 0.6 लेते हैं तो ये होगा 4 इंटू 0.6 अपान 1 माइनस 0.6। इसको सॉल्व करने पर ये 15 आता है। इसको हम लोग 0.8 पर लेकर देखते हैं तो 4 इंटू 0.8 अपान 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर, ये लगभग आ जाता है 60 के आसपास आ जाएगा, या 80 के आसपास लगभग आता है। तो इसी तरह से किसी भी मान पर इसको सेट करेंगे तो ये पता चलता है कि जैसे जैसे R का अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे कोफिशिएंट ऑफ फाइनेस है, मतलब फाइन स्ट्रक्चर का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। फ्रिंज अधिक से अधिक रिजॉल्व होती जाएगी और फाइन मतलब अच्छा दिखाई देगी। रिजोनेंस आर्डर का मीनिंग होता है कि जैसे कोई फिगर ऐसे बन रहा है तो फाइन है, अगर यही ऐसे बन रहा है तो फ्लैट है, कम शार्प है, यही अगर ऐसे बन रहा है तो और कम शार्प है। तो शार्पनेस जिसका बढ़ेगा वो एनर्जी को अपने शार्प रेंज में कलेक्ट कर लेगी, दूसरा एनर्जी बन रहा है तो ऐसे अलग अलग हो जाएगी, तो शार्प दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पर शार्पनेस का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ फाइनेस से बढ़ा करके शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है 10 R इंक्रीजेज, F भी इंक्रीज कर रहा है।
that is sharpness or resolving power of every farad interferometer is increased when reflection coefficient R is also increased। तो शार्पनेस बढ़ेगा, इन दोनों की घटना से आर को बढ़ा करके शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं। ये इसमें एक व्यवस्था है। वेरिएबल नेचर की फ्रिंज को हम लोग देख सकते हैं एवरी फेराड इंटरफेरोमीटर में, और ये वेरिएशन मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी लिया जा रहा है इसमें, तो ये कंडीशन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर शार्पनेस को समझने के लिए जैसे आर्डर ले लिया जाता है n और इधर कोफिशिएंट ऑफ फाइनेस है, तो ये जो फ्रिंज होती है इस तरह से बनेगी। अगर ये मोर शार्प देखना चाहते हैं तो ये फ्रिंज ऐसे भी बनती है। तो इसके बीच में गैपिंग ज़्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा कम गैप पर है, ये अधिक गैप पर होगी। और इसका शार्पनेस बढ़ाया जाएगा तो ये और शार्प होगी ऐसे। तो दो फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, ये और रिजॉल्व हो करके दिखाई देगी। तो ये है 0.4 के लिए, ये है 0.6 के लिए और ये है 0.8 के लिए। तो ये फ्रिंज जो होगी मोर शार्प है, मोर शार्प अधिक इसकी फाइनेंस से कोफिशिएंट मिल रहा है, तो मोर शार्प ये आर्डर ऑफ फ्रिंजेस मोर शार्प। ये जो दूसरी फ्रिंज है लेस शार्प है, और ये जो होगी मोर फ्लैट है। तो अधिक रिजोल्यूशन होगा, जैसे दो ऑब्जेक्ट है तो इस रूप में दिखाई दे रहा है इसे, इसका पीक समीप होगा, इसका जो पीक है थोड़ा दूर हो जाएगा, इसका थोड़ा कम होगा। तो शार्प जितनी फ्रिंज होगी उतना ही शार्पनेस बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी एवरी फेराड इंटरफेरोमीटर में ये जो रिफ्लेक्शन बनाया जाता है कि वेव जाए और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, यही आर का अमाउंट कभी लिया जाएगा कि इंसिडेंट वेव का यही अमाउंट होगा, कभी 4.4, 5.6, 0.8 और बाकी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो 100% एनर्जी का जो है हम लोग 40%, 60%, 80% रिफ्लेक्ट करा दें तो शार्पनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस रिजल्ट से मिल रहा है कि जितना हम लोग परसेंटेज बढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन का दोनों प्लेट के बीच में, उतना ही रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा, उतना ही विजिबिलिटी बढ़ेगी, अलग अलग फ्रिंज विजिबल हो जाएगी। तो ये शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस का कंडीशन होता है एवरी फेराड में। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि विजिबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और शार्पनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये व्यवस्था इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है एवरी फेराड इंटरफेरोमीटर के प्रिंसिपल में। इनका हम लोग कैसे वेरिएशन करा सकते हैं, किसी भी चीज़ को इच्छानुसार फोल्ड कर सकते हैं, अपने अनुसार इसको हम लोग फाइन बना सकते हैं, शार्प बना सकते हैं, फ्लैट रख सकते हैं। तो ये होता है शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस एक कंडीशन।
अब दूसरा इसमें पॉइंट है एवरी पेराट इंटरफेरोमीटर में कि एक नाम आता है इटलान, एवरी पेराट इटलान। तो इसमें एक टर्म है जैसे प्रॉपर्टी है, इसी में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एवरी पेराट इटलान नाम है कि इसका मीनिंग जानना है। तो देखिए एवरी पेराट इंटरफेरोमीटर में जो दो प्लेट ली गई है ऐसे, पैरेलल प्लेट ऐसे ली जा रही है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए। इनका इनर सरफेस कोटिंग करके बनाया जाता है ये पोर्शन कि अधिक से अधिक रिफ्लेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर एक स्केल दिखाया गया था ऐसे, इस स्केल का तो इस स्केल पर इस का पोजीशन और इस प्लेट का पोजीशन, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम लोग d मान लेते हैं और ये फिक्स कर लेते हैं, फिक्स्ड। और इस पर लाइट डाली जाती है ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट जा रही थी तो ये ऐसे बेंड कर रहा था, इसी तरह से निकल रही थी, हल्का सा बेंड होकर के ऐसे जा रही थी। यहीं पर रिफ्लेक्शन हो रहा था आर और ये ट्रांसमिटेड, ये इंसिडेंट रेज थी। जिस पॉइंट पर इस पर पड़ रही थी उसी का एंगल लिया गया था थीटा, ऐसे एक्सटेंडेड सोर्स से। तो एवरी पेराट कंस्ट्रक्शन में जब दोनों प्लेट को फिक्स कर दिया जाता है, इसका पोजीशन इधर उधर ना हो, ये कई जगह कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो फ्रिंज बनाई जाती है तो उसको कहा जाता है एवरी पेराट इटलान। और जब किसी एक को फिक्स करके एक को मूव कराया जाता है आगे पीछे कि पाथ डिफरेंस अलग अलग हो और तब फ्रिंज बनाई जाती है तो उसको कहा जाता है एवरी पेराट इंटरफेरोमीटर। तो इटलान के लिए ये फिक्स कर दिया जाता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट गैसों का डिफरेंट प्रेशर पर निकाला जाता है इस मेथड से। तो ये होता है एवरी पेराट इटलान। इसका मीनिंग है, नाम का मीनिंग है, कभी कभी पूछ देता है कि एवरी पेराट इटलान होता क्या है। तो इटलान का मीनिंग यहाँ पर यही है कि एवरी पेराट इंटरफेरोमीटर में अप्लाई होने वाली दोनों पैरेलल प्लेट जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन प्लेट का पोजीशन फिक्स कर दिया जाए, इधर उधर मूव न कराया जाए और फ्रिंज को फाइंड किया जाए। इस कंडीशन में फ्रिंज अगर बन जाती है तो इसका उपयोग गैसों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने में किया जाता है। डिफरेंट प्रेशर पर गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड होता है ये इसमें लिया जाता है। तो इटलान का मीनिंग है कि इस किसी भी प्लेट को वैरी न करा करके एक जगह फिक्स कर दिया जाए और फ्रिंज बनाई जाए। तो एक नाम का मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इसी तरह से एक आता है पोलांस्की फ्रिंजेस, इसमें फिर इसका एप्लीकेशन करते हैं कि वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं एवरी पेराट से। तो एक इसमें पार्ट हम लोग ले रहे हैं एवरी पेराट इटलान।
तो इसमें देखिए, इसमें दो कंडीशन लेंगे हम लोग। इफ प्लेट G1 G2 that is two parallel plates in the Fabry-Perot interferometer is fixed and not moved any, मान लीजिए नॉट मूव्ड ऑन द स्केल, मतलब स्केल पर ये इधर उधर न सरकाया जाए, फिक्स कर दिया जाए स्केल, देन सच arrangement is called Fabry-Perot Etalon, Fabry-Perot Etalon, and help us in the determination of refractive indices of different gases at different pressure। तो इटलान का मीनिंग हो गया कि दोनों प्लेट को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे और फ्रिंज बनाएंगे। उस फ्रिंज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं गैसों का डिफरेंट प्रेशर पर। तो ये Fabry-Perot Etalon का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, बाकी सभी फंक्शन सेम होगा जो वर्किंग में है। अब सिंपल वर्किंग में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि दोनों में से किसी एक प्लेट को आगे पीछे स्लाइड करते हैं और तब फ्रिंज बनाई जाती है, बनती है। इसमें है कि ऐसा व्यवस्था किया जाए कि दोनों में से किसी को शिफ्ट न कराया जाए, फिक्स कर लिया जाए और उस कंडीशन में फ्रिंज को बनाया जाए। तो वह कंडीशन कहलाता है Fabry-Perot Etalon। तो इटलान का मीनिंग हो गया और ये कहाँ पर अप्लाई होगा, ये कभी कभी क्वेश्चन में जोड़ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाई Fabry-Perot Etalon। तो इसका कंडीशन क्या होगा, इतना एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से एक यहाँ पर लिख देंगे, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ Fabry-Perot Etalon। अब इसमें अगला टर्म है एक टोलांस्की फ्रिंजेज। इसके ये सब टॉपिक्स हैं। Fabry-Perot में कौन कौन से नोमेंक्लेचर आता है, तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, विजिबिलिटी क्या होगी, शार्पनेस क्या होगा, इटलान क्या होगा, टोलांस्की फ्रिंजेस क्या होगी, ये सब कंडीशन लिए जाते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे Fabry-Perot Etalon है तो इसमें थीटा दो टर्म आ रहा है, थीटा को फिक्स किया जाता है और डी को भी फिक्स कर दिया जाता है
और यहाँ पर वाइट लाइट ली जाती है, वाइट लाइट सोर्स लिया जाता है। एक्सटेंडेड सोर्स जो भी लिया जाएगा ये, तो इसका पहले मोनोक्रोमेटिक सोर्स था। अब एक टोलांस्की नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फैबरी पेराट इंटरफेरोमीटर में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को रिप्लेस कर दिया और कहा कि वाइट लाइट से फ्रिंज बनाया जाए तो क्या होगा। तो वाइट लाइट में लाइट सोर्स का मतलब है कि लेम्डा ये जो होगा वैरी करेगा, वैरी एज बिग्योर, किसी का अधिक होगा किसी का कम होगा। तो फैबरी पेराट में जब हम लोग वाइट लाइट सोर्स यूज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड थीटा और डी को फिक्स कर देते हैं तो ये वैरी करेगा, अपने आप वेरिएशन में आ जाएगा। तो देखिए एक प्रॉपर्टी टोलांस्की फ्रिंजेस क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा, तो इसमें हम लोग लेंगे तो ये टोलांस्की फ्रिंजेस इस टोलांस्की फ्रिंजेस में क्या आता है, तो हम लोग ये ले लिए कि पहला तो ये डिफरेंस होगा कि वाइट लाइट सोर्स अप्लाई होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के स्थान पर, और इसमें जो थीटा है जैसे आप लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा तो और अधिक समझ में आएगा। देखिए जैसे पाथ, तब इसको डिफाइन किया जाएगा। डिफरेंस इन फैबरी पेराट इंटरफेरोमीटर FPI लिख सकते हैं आप कहीं भी, इज, तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला था इसमें डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू डी कास थीटा आर था तो थीटा लिख दिए इसमें, इतना था। और ये पाथ डिफरेंस मिला था। अब इसमें जो फेज थिन फिल्म के लिए ये पाथ डिफरेंस हम लोग पढ़ते आए हैं, तो फेज डिफरेंस इज फाइंड एज डेल्टा की वैल्यू होता है 2 पाई बाई लेम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो ये हो गया 2 पाई बाई लेम्डा और ये 2 म्यू डी कास थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब फॉर एयर फिल्म म्यू इक्वल टू 1, दोनों प्लेट के बीच में एयर रहती है, कोई मीडियम नहीं लिया जाता है, तो एयर लेंगे तो म्यू का वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब ये हो गया 2 पाई बाई लेम्डा, इसको हम लोग लिख देंगे 4 पाई बाई लेम्डा, और ये हो गया डी कास थीटा अपान लेम्डा, इतना आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू। अब देखिए इसमें यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि इफ डी थीटा आर फिक्स्ड देन यह फिक्स एंड लेम्डा इज वैरी, देन ये हम लोग पीछे पढ़े थे टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस कि जब लेम्डा वैरी करता है तो इक्वल क्रोमेटिक आर्डर की फ्रिंज बनती है। तो इक्वल क्रोमेटिक आर्डर की फ्रिंज बनाने के लिए लेम्डा वाइट लाइट कर दिया जाए तो अपने आप वैरी करने लगेगा।
और ये दोनों कांस्टेंट है, ये 4 पाई कांस्टेंट ही। तो लेमडा वैरी करेगा तो उस कंडीशन में इक्वल क्रोमैटिक आइडर फ्रिंज बनेगी और वही फ्रिंज कहलाती है टोलांस्की फ्रिंजेस। तो यहाँ पर हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, ये वाइट लाइट यूज किया गया है, लेमडा वैरी करेगा, थीटा फिक्स है डी, उस कंडीशन में जो फ्रिंज बनती है उसी को कहा जाता है टोलांस्की फ्रिंजेस। देन इक्वल क्रोमैटिक आइडर फ्रिंजेस आर फार्म्ड, इक्वल क्रोमैटिक फ्रिंजेस आर फार्म्ड। तो इसमें टोलांस्की साइंटिस्ट ने ये फ्रिंज बनाकर दुनिया को दिखाया कि कैसे ये फ्रिंज बन रही है, इक्वल क्रोमैटिक आइडर की कलर अलग अलग कलर की फ्रिंज अलग अलग बन रही है। तो वेरिएशन को ही कहा जाता है टोलांस्की फ्रिंजेस और इसको एवरी पेराट इंटरफेरोमीटर से फाइंड किया जाता है। फाइंड करने का जो कंडीशन है, शर्त है, वो यही है कि थीटा, इसमें जो थीटा आया है, और डी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स या थिन फिल्म का थिकनेस कितना होगा एयर फिल्म का, तो ये दोनों को फिक्स कर दिया जाए तो ये वाइट लाइट ले लेने से अपने आप वैरी करेगा और इस कंडीशन में जो फ्रिंज बनेगी यहाँ पर उसी का नाम होगा टोलांस्की फ्रिंजेस। तो ये इक्वल क्रोमैटिक आइडर की फ्रिंज होती है, तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर कंडीशन है कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट source is replaced by white light source, then a white light source in the Fabry Perot interferometer, then obtained fringes are occurred as equal chromatic order fringes and such fringes are called टोलांस्की फ्रिंजेस। टोलांस्की फ्रिंजेस, तो ये फ्रिंज जो बनाई गई टोलांस्की द्वारा, तो उन्हीं के नाम पर इसको कहा जाता है टोलांस्की फ्रिंजेस। और ये सभी इवेंट्स फैब्री पेराट इंटरफेरोमीटर से फाइंड किए जाते हैं। तो फैब्री पेराट इंटरफेरोमीटर के ये सब पार्ट्स हैं कि टोलांस्की क्या होगा, इटलान क्या होगा, विजिबिलिटी क्या होगी, शार्पनेस क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टी फैब्री पेराट इंटरफेरोमीटर के रिसर्च से निकाली गई है। तो उन्हीं का एक पार्ट है। तो फैब्री पेराट इंटरफेरोमीटर में वाइट लाइट को यूज करके फ्रिंज बनाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है टोलांस्की फ्रिंजेस। और इसे वाइट लाइट का भी यूज कर लेते हैं फ्रिंज बनाने में, कलरफुल फ्रिंज बन जाती है। तो टोलांस्की फ्रिंज का यही ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर मिलेगा दिस इज द origin of
Polanski fringes in the function of Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर। तो ये इसका ओरिजिन है। अब इस कैसे बनेगी, क्या होगी, ये इस लेवल में नहीं एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम लोगों का मीनिंग है कि टोलांस्की का मीनिंग क्या होगा फाइब्री-पेराट में, इटलान का मीनिंग क्या होगा, शार्पनेस का मीनिंग क्या होगा, विजिबिलिटी का मीनिंग क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होगा। ये सारी प्रॉपर्टी को एक साथ कंबाइन करके फाइब्री-पेराट को समझा जाता है। तो बहुत सारे कंक्लूजन निकल कर आते हैं, वही कंक्लूजन हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 नाम बताया गया आज इस लेक्चर में। शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस कैसे बढ़ेगा घटेगा, किस पर डिपेंड करेगा। और एक नाम बताया गया फैब्री-पेराट इटलान, और एक नाम बताया गया टोलांस्की फ्रिंजेस। ये कैसे ऑब्जर्व होती है, क्या इसका मीनिंग है, फैब्री-पेराट में मेन फंक्शन और टोलांस्की फंक्शन कैसे डिफर होगा, मेन फंक्शन और इटलान में क्या डिफरेंस होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज फैब्री-पेराट के अंतर्गत पूछी जाती है। तो इसमें से कुछ भी पूछ दिया जाता है कि डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर। कभी पूछ दिया जाएगा कि फाइंड द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन सिस्टम। कभी आता है कि हाउ यू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस और रिजॉल्विंग पावर ऑफ फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर। कभी पूछ देगा कि फाइंड द कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर। कभी पूछ देगा कि फैब्री-पेराट इटलान क्या होता है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन बनते हैं जोड़ करके, ये अलग अलग। तो उसको आप इसको स्टडी करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर का जनरल आइडिया या व्यू या कंक्लूजन क्या है, ये आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं कहीं भी कि फैब्री-पेराट में हम लोग कौन कौन से टर्म एक्सप्लेन करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, और इस प्रिंसिपल में कौन कौन से एडवांटेजेस हमको मिलते हैं। तो ये हम लोग देखें कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को बढ़ाने से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का रेट बढ़ाने से फ्रिंज की विजिबिलिटी और शार्पनेस दोनों बढ़ता जाता है। ये व्यवस्था माइकलसन इंटरफेरोमीटर में नहीं थी, दूसरे इंटरफेरोमीटर में नहीं है। तो फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर अपने इस कला के लिए, अपने इस फंक्शन के लिए मोर पॉपुलर है, मोर यूजुअल है, मोर इम्पॉर्टेंस रखता है इन कंपैरिजन टू माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो इसको कंपेयर करके एक टॉपिक में हम लोग कंटेंट में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे इसमें कुछ टर्म, जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम लोग डिटरमाइन किए थे वेवलेंथ ऑफ लाइट और वेवलेंथ डिफरेंस ऑफ टू क्लोज्ड स्पेक्ट्रल लाइन्स या लाइट। तो फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर से भी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगला लेक्चर जो होगा हम लोगों का, उसमें टर्म होगा डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ एंड वेवलेंथ डिफरेंस बाय फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर। तो वेवलेंथ एंड वेवलेंथ डिफरेंस कैसे काउंट होगी फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर में, इसको हम लोग एक लेक्चर में कंटेंट बनाकर सॉल्व करेंगे। मैकेनिज्म क्या होगा, इससे पहले जो कुछ भी हम लोग पढ़े कि फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर है क्या, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, किसके प्रिंसिपल पर काम करेगा, वर्किंग क्या होगा इसका, फ्रिंज कैसी बनेगी, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन क्या होगा, विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी घटेगी, शार्पनेस कैसे बढ़ेगी घटेगी, इटलान का मीनिंग क्या होगा, और टोलांस्की इसमें एक नाम आता है, इसका मीनिंग क्या होगा, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल क्रोमेटिक आर्डर क्या होगी, या फैब्री-पेराट इंटरफेरोमीटर केवल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स पर काम करेगा
या वाइट लाइट सोर्स से भी फ्रिंज बनाई जा सकती है। अगर बनाई जा सकती है तो कौन कौन से टर्म फिक्स करेंगे, कौन से टर्म वेरी कराएंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज आप फाइबरी फेराट इंटरफेरोमीटर में इस लेक्चर को सुनने के बाद पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से समझ में आ जाता है कि इसमें क्या है और ये डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे डिफर है। तो ये सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें एक्सप्लेन करने का, कुछ कंक्लूजन्स निकाल कर भी दिखाया जा रहा है कि ये दूसरे से कैसे डिफर होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ एंड वेवलेंथ डिफरेंस बाय फाइबरी फेराट इंटरफेरोमीटर। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।